Assalamu alaikum. My name is Sahel Salam and I welcome you all. Dear aspirants, in today's lecture, we are going to discuss about the last topic of the Jammu and Kashmir portion, जो कि है आपका JNK यूनिट का, जो कि है आपका RTI एक्ट। ठीक है, इसके साथ हमारा JNK पोर्शन कंप्लीट होगा। ये जो JNK का यूनिट था ये कंप्लीट होगा हमारा। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरटीआई एक्ट 2015। कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में इसको कवर अप करने की। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अगर आप थॉमस जेफरसन की बात करोगे, इन्होंने कहा है इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो इंफॉर्मेशन है ये है करेंसी डेमोक्रेसी की। मतलब किस चीज पे फोकस दिया है इसने यहाँ पर? इसके कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? इसके कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जो होती है ये फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। एक तो डेमोक्रेसी है खोखली डेमोक्रेसी, दूसरी है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की बात हो रही है। यहाँ इसको फंक्शनल डेमोक्रेसी भी आप कह सकते हैं। उसके लिए एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए। एक हो गया आपका डेमोक्रेसी, दूसरी आपकी फंक्शनल डेमोक्रेसी। फंक्शनल डेमोक्रेसी होने के लिए आपको इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इंफॉर्मेशन का क्या मकसद है यहाँ पर? इनफॉर्मड सिटीजन्स क्या है? इनफॉर्मड सिटीजन्स मतलब अगर आपके सिटीजन्स इनफॉर्मड होंगे तभी जाके वो कल पब्लिक पॉलिसी, फ्रेमिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब फ्रेमिंग ऑफ पब्लिक, आप कहोगे सर पॉलिसी बनाना तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट बनाता कौन है? गवर्नमेंट को पावर कौन देता है पॉलिसी बनाने के लिए? लोग, जिसको आप कहते हैं वही द पीपल, वही द पीपल। तो ये वही द पीपल जो है ना, यहाँ पर इनका इन्फॉर्मड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इंफॉर्मेशन यानी कि राइट, हर किसी का हक होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन गेन करे। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन करे ताकि वो इन्फॉर्मड सिटीजन बन जाए। वो जो इन्फॉर्मड सिटीजन होंगे वो एक पब्लिक पॉलिसी, फ्रेमिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये, क्योंकि दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक होता है गवर्नर, क्या होता है? गवर्नर। एक है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट किन को गवर्न करती है? गवर्नर को। गवर्नर क्या होते हैं? आम लोग। ठीक है, कॉमन मैन, एक आम इंसान गवर्नर होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट होती है, यही गवर्नर जो है ये इस गवर्नमेंट को चुनता है। यही इस गवर्नर जो है ये इस गवर्नमेंट को चुनता है टू गवर्न। दैट मीन्स गवर्नर elects the government to govern elects the government to govern। सो गवर्न गवर्न ये जो गवर्नर है, अब यही तो आम इंसान है, इसके पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तभी इसको कहेंगे इन्फॉर्मड सिटीजन। जब ये इन्फॉर्मड सिटीजन होगा, पता होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तभी ये गवर्नमेंट अच्छे से इलेक्ट कर पाएगा। तभी जाके कल ये गवर्नमेंट जो है इसके वेलफेयर के बारे में सोच सकती। इसलिए इसने कहा इसको करेंसी, किस चीज के लिए? एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाने के लिए, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना यहाँ पर आप कहोगे ये इंफॉर्मेशन क्या है, किस इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं? अगर आप सेक्शन 2F ऑफ आरटी एक्ट की बात करोगे, इंफॉर्मेशन का मतलब यह है सेक्शन 2, जो हम आरटी एक्ट पढ़ रहे हैं ना, आरटी एक्ट 2005। अगर इसके सेक्शन 2F की बात करोगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन, मैंने आपको कहा इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहोगे सर तो इंफॉर्मेशन क्या है फिर? इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर? ये आरटीआई एक्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक डिबेटेबल चीज है, बहुत लंबी चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है? अगर हमें यहाँ पर इसको सम अप करना होगा आज एज पर आरटीआई एक्ट 2005, इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी चीज, कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में, जिसमें आपका रिकॉर्ड्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मेमोज आते हैं, ईमेल्स आती हैं, ओपिनियंस आती हैं। ठीक है,
एडवाइसेस आती है, आपके प्रेस रिलीजेस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ठीक, लॉग बुक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, या कोई भी डाटा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, कंप्यूटर में हो, ये सारे को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ना ये तो इंफॉर्मेशन चलो समझ आई, नहीं ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो मैंने पहली स्लाइड में मेंशन की, वो इंफॉर्मेशन है, अगर हम एक कॉमन पर्सन, आम आदमी, वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, मतलब है वो इसका राइट है, मतलब है वो इसको राइट मिला है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। इसलिए क्या है? एक्सेसिबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक आम इंसान को, एक सिटीजन को एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब कहीं पर काम चल रहा है, वो इस काम का इंस्पेक्शन कर सके, कहीं पर कोई काम चल रहा है, रोड बन रहा है, इसको इस रोड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितना खर्चा हुआ इस पर, इतना खर्चा क्यों किया गया, इसके डॉक्यूमेंट, इसके रिकॉर्ड्स के बारे में, ये पहले जमीन किसकी थी। ठीक, ये सारी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास होती है, वो आप किसी भी सूरत में ले सकते हैं, चाहे डिस्के, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कहा ना, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिकॉर्ड है, कोई डिस्क है, कोई टेप है, कोई वीडियो है, किसी भी सूरत में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट बन जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ से? पब्लिक अथॉरिटी से, प्राइवेट अथॉरिटी की नहीं। यहाँ पर प्राइवेट अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब वहां पर कोई भी बिजनेस चल रहा है, कोई दुकानदार बाहर दुकान पर बैठा है, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप कहोगे चलो मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी दे दो, क्यों? मेरे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका है, लेकिन वो है पब्लिक अथॉरिटी पर, गवर्नमेंट ऑफिस पर। ये जो प्राइवेट ऑफिस होगा वहां इन्फॉर्मेशन मत लेने जाना। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मैंने जो कहा डाटा है गवर्नमेंट के पास, पब्लिक अथॉरिटी के पास, वो आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब उस पब्लिक अथॉरिटी की उस डाटा को एक्सेस करना, चेक करना, देखना, हासिल करना, उसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर आप बात करोगे, अगर आप पूरे दुनिया में अगर आप इसकी बात करोगे, ये कब चर्चा में आया? राइट टू इंफॉर्मेशन हम कह रहे हैं, अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे, ये कब से चर्चा में आने लगा? ये आपका आ गया 1948 में, आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब ये चीज अडॉप्ट की गई, यहाँ पर ये कहा गया कि हर कोई, किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का, कंट्री का एक नागरिक जो है, एक सिटीजन को है जो है, उसको इंफॉर्मेशन का, उसको इंफॉर्मेशन पाने का हक है, उसके पास राइट है कि वो अपने कंट्री की इंफॉर्मेशन को देख सके, उसको रिसीव कर सके, किसी भी जरिए से। मतलब हर किसी बंदे के पास हर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। कुछ लिमिट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी आपके पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, आप कहोगे इसने कोई ऑपरेशन किया, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं, ये चीज़ नहीं दे सकते, जो मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से आपके लिए हार्मफुल ना हो, सिक्योरिटी के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है ना हो, वो इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं किसी भी मीडिया से। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में यही बात की गई 1948 में, जो भी सिटीजन होगा किसी भी कंट्री का, उसको हक है कि वो इंफॉर्मेशन पा सके अपने मुल्क के बारे में। इसके बाद एक इंटरनेशनल कॉवेनेंट हो रही है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, 1966। यहां पर बात की गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जो आपके दिल में एक बात है वो आप कह सकते हैं। मतलब आप अभी गवर्नमेंट चल रही है, आप इसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ठीक, मतलब आप अपने एक्सप्रेशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप
ऑब्टेन कर सकते हो किसी भी आइडिया के बारे में, ठीक है। ये कहा है किसने? 1966 इंटरनेशनल कोवेनेंट ने। अगर आप इंडिया में बात करोगे, ये इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कहाँ से, इसकी जेनेसिस क्या है? अगर आप जेनेसिस की बात करोगे, अगर मैं इंडिया में आप जेनेसिस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करोगे, ये कहाँ से आया? देखो आर्टिकल 19 में ये चीज मेंशन डायरेक्टली नहीं है, बट आर्टिकल 19 में आपका जो क्या है, यहाँ पर क्या किया गया था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये चीज तो डायरेक्टली मेंशन है। इन्फॉर्मेशन का तो डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेंशन किया गया है। वही चीज अंडर कंसिडरेशन रखकर कहा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, ये जो राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू, ये राइट टू एक्सप्रेशन खोखला है जब तक इसके पास राइट टू इंफॉर्मेशन हो। जब इंसान के पास, लाइक मुझे एक्सप्रेस करना है, गवर्नमेंट कोई काम गलत कर रही है, जब मुझे उस काम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर पाऊँ, मैं इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर पाऊंगा, हवाई क्रिटिसिज्म कर सकता हूं मैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन मेरे पास कंप्लीट होगी, जब मेरे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, तब जाके मैं इस चीज को, इस चीज का क्रिटिसिज्म कर सकता हूं। सो यहाँ पर इसी चीज को, आर्टिकल 19 को अंडर कंसिडरेशन रखकर, एंड आर्टिकल 19 में क्या, राइट टू एक्सप्रेशन को कंसिडर रखकर, यहाँ पर राइट, आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन का ये ख्याल किया गया है। 1976 में आपका राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहां पर जब 1976 में इसका जजमेंट आ गया, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। जब कोई भी मैटर होगा पब्लिक इंटरेस्ट का, जब कोई भी मैटर होगा पब्लिक इंटरेस्ट का, तो एक इंसान का, एक सिटीजन का हक है कि वो इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे। मतलब जब कोई भी, शाबाश, जब कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होगा, तो हर किसी को हक है, हर किसी सिटीजन को हक है कि वो इसके बारे में जान सके, इसके बारे में एनक्वायर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आगे जाकर 1986 में और एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है, मिस्टर कुलविन वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस। इसमें यहां पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो मैंने पहले ही बात की, किस अंडर, आर्टिकल के अंडर, 19 आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 19 के अंडर जो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, इससे आपको यह भी पता चलता है कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा ना वहां पर आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्लियरली मेंशन है, ये तो क्लियरली मेंशन है, लेकिन ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सो यहां पर यह भी कह सकते हैं कि आपको ये क्लियरली इंप्लाई करता है कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक। कहा क्यों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन, जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी किसी चीज की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। एक सिटीजन, मैंने पहले ही कहा ना आपको, आपको किसी चीज का क्रिटिसिज्म करना है, अभी फॉर एग्जाम्पल आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन जब आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये आपका क्रिटिसिज्म जो है ना, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं बन जाएगा क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ये यहाँ पर ये चीज करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी जाके आपको पास स्पीच दे सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं यहाँ पर गलत किया है, चाहे कोई रोड बन रही है, क्या बन रहा है, कोई रोड, अभी आप कहोगे यहाँ पर गलत चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों गलत है। सो इसलिए ये एक्सप्रेस करने के लिए ठीक है या सही, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। सो यहीं पर है राइट टू इंफॉर्मेशन, तभी जाके आप कहोगे ये रोड ठीक है, सही है, ये गलत है, ठीक, क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये अपनी जगह पर है, ये ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें अगर आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के बगैर बगैर मिली है, तो आप इन दो चीजों को, इस राइट को आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकोगे, फुली आप इसको यूज नहीं कर सकोगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सो राइट टू इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है।
अगर आप इंडिया की बात करोगे 1997 में तमिलनाडु पहली स्टेट बनती है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्ट नहीं लाया था इस चीज के बारे में, लेकिन 1997 में तमिलनाडु इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनती है जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास करवाया था। ठीक है, जिसने अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास करवाया था अपनी स्टेट को लेकर, स्टेट लेजिस्लेशन में। सो अब आपको पता चला होगा ये जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, आपका आर्टिकल 19 से। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कहाँ से डराइव हुआ है, ये कहाँ से निकला है? क्योंकि इंडिया की अगर आप बात करोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है। क्या किसकी बात करनी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है ये कौन सा क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर थर्ड में आप पढ़ते हैं, चैप्टर थर्ड या फोर्थ में आप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल राइट्स। सो ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्ट। लेकिन किस आर्टिकल से मेंशन, आप किस आर्टिकल से एम्प्लॉय होता है? आर्टिकल 19 से। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये आर्टिकल 19 में तो निकला है, लेकिन इसका मकसद क्या है? आरटीआई एक्ट, फिर हमने आरटीआई एक्ट लाया 2005 में। यही मद्देनजर रखते हुए, आर्टिकल 19 को मद्देनजर अंडर कंसिडरेशन रखते हुए, फिर हमने 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई एक्ट पास किया है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? अब आरटीआई एक्ट का मकसद क्या है? आरटीआई एक्ट का मकसद क्या है? आपको टाइमली रेस्पॉन्स मिले। क्या मिले? अगर कोई सिटीजन गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन चाहता है, लाइक आपको गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी पब्लिक ऑफिस से आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको वो टाइम पे मिले, आपके वो टाइम पे मिले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? राइट टू इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर सिटीजन। ये जो अपने सिटीजन है, देश के जो सिटीजन, उनको एम्पावर करना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, करप्शन को कम करना, ताकि ये जो डेमोक्रेसी है ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी बने। मैंने पहले ही कहा ना, फंक्शनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये है इसका ऑब्जेक्टिव, ये है इसका एम। नाउ 2005 में ये इनेक्ट किया गया, 15 जून 2005 में। मतलब यहां पर प्रेसिडेंट का साइन हुआ। क्या हुआ? प्रेसिडेंट का साइन। प्रेसिडेंट ने साइन किया। जब कोई बिल होती है और लोकसभा राज्यसभा से जब गुजरती है तब ये बिल होती है। जब प्रेसिडेंट साइन करे ये बनता है एक्ट। क्या बनता है? एक्ट या लॉ का हुआ। एक्ट या लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट। सो जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करे उसी दिन उसको कहते हैं डेट ऑफ इनेक्शन। ये तभी डेट इनेक्ट होता है ये चीज। ठीक है, और यहाँ पर इसी दिन कुछ प्रोविजनल जो है, कुछ सेक्शंस को अप्लाई किया गया था। कुछ सेक्शंस को, कुछ सेक्शन, सम सेक्शंस वेयर एनफोर्स्ड ऑन द सेम डे। लेकिन अगर आप पूरे एक्ट की बात करोगे, ये 12 अक्टूबर को फिर केम इन टू फोर्स इन ऑन 12 अक्टूबर, यानी कि तब पूरा एक्ट, सारा जो आपका एक्ट है वो लागू किया गया। लेकिन आप कहोगे सर इससे पहले क्या हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते थे? हाँ, ले सकते थे, लिमिटेड बेसिस पे। उसके लिए एक एक्ट था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई से पहले, राइट टू इंफॉर्मेशन से पहले आपको क्या था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, इसको ही फिर रिप्लेस किया आरटीआई एक्ट। ये आरटीआई एक्ट एक कॉम्प्रहेंसिव एक्ट था। क्या था? और यहाँ पर आपको राइट मिल रहा था। क्या था? यहाँ पर आपको फ्रीडम थी, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको इंफॉर्मेशन मिली, जरूरी नहीं थी कि आपको इंफॉर्मेशन। लेकिन जब आपको ये फंडामेंटल राइट बन जाता है तो फिर आपको कोई इसके, यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता इस चीज से। ठीक है, सो ये एक कंप्रेहेंसिव बनाने के लिए, इसको वाइड करने के लिए, एक्सटेंसिव करने के लिए, इंफॉर्मेशन को हराइजन बढ़ाने के लिए, यहाँ पर फिर जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है इसको फिर रिप्लेस किया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो ये एक्ट यहाँ पर फिर गायब हो गया। ठीक, नाउ जो आपका आरटीआई एक्ट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपके 31 सेक्शंस है। कितने हैं? 31 सेक्शंस। इन 31 सेक्शंस को कितने चैप्टर्स? 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। आपके पास है 31 सेक्शंस, इनको डिवाइड किया गया है 6 चैप्टर्स में।
और है यहाँ पर दो, साथ साथ आपको टू स्केड्यूल्स। स्केड्यूल वन आपका डील करता है ओथ एंड एफर्मेशन से। फॉर एग्जांपल आपका कब, कल स्टेट इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, अब इनको ओथ हलफ लेना होता है। क्या लेना होता है? हलफ। ये ओथ किसके सामने उठाएंगे, वो डिस्कस किया गया है। ठीक है। एफर्मेशन भी ओथ ही होती है, लेकिन यहाँ पर जब मतलब जो रिलीजियस पर्सन होता है वो ओथ लेता है, फिर जो किसी रिलीजियस को फॉलो नहीं करते वो एफर्मेशन देता है। क्या देता है? एफर्मेशन। कल जाके आपके कोई स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो ओथ कैसे उठाएगा, किसके सामने उठाएगा, पहले स्केड्यूल में वो डिस्कस की गई। सेकंड स्केड्यूल में यहाँ पर डिस्कस किया है कि इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा, अभी रॉ आपकी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसने कोई ऑपरेशन किया, चलो मानते हैं पाकिस्तान में, आप कहोगे चलो हमें भी बताओ आपने पाकिस्तान में क्या किया। ये चीज़ तो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये सेक्रेट ऑपरेशन होता है। क्या होता है? सेक्रेट ऑपरेशन। अगर आपको ये चीज़ बताएंगे तो फिर क्या रहा इसमें सेक्रेट। सो यहाँ पर मेंशन की गई है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका नाम मेंशन किया गया, मतलब उनसे आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते, वहां पर आपका आरटीआई लिमिटेड होता है। सो अगर आप पहले चैप्टर की बात करेंगे, हम पर यहाँ पर 6 चैप्टर, मैंने कहा ना 6 चैप्टर्स है आपके पास। कितने चैप्टर्स? 6 चैप्टर्स और 31 सेक्शन। 31 सेक्शन। अगर आप 6 चैप्टर देखोगे इन एट ए ग्लैंस, तो यहाँ पर ये है इनका इंडेक्स। चैप्टर 1 है आपका प्रिलिमिनरी, यहाँ पर सेक्शंस कौन कौन से? 1 एंड 2। चैप्टर सेकंड है आरटीआई एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, यहाँ पर सेक्शन 3 एंड 11। फिर है आपका यहाँ पर सेंट्रल है एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेक्शन 12 to 16। फिर है आपका चैप्टर 4 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब हो यहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर है यहाँ पर आपका चैप्टर 4 में ही आपका फिर है पावर्स, फंक्शंस, अपील्स, पेनल्टीज। मतलब अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको राइट है, अगर आपने किसी पीआईओ पीआईओ ने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, क्या फाइन। फिर यहाँ पर जो बची कुछ चीजें होती हैं उसको मेसिलिनियस कहती है। मेसिलिनियस वो आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 6 आपका पावर टू मेक रूल्स, मतलब इस जो चैप्टर है, ये जो आरटीआई एक्ट है, इसमें किसका पावर है कि वो रूल्स बना सके। ठीक है, किस गवर्नमेंट का। एक एक करके डिस्कस करेंगे हम चैप्टर उसको। सेक्शन हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम चैप्टर उसको एक एक करके देखेंगे, वहीं पर मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पर है आपका चैप्टर 1, ये है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। क्या है? देखो कोई भी एक्ट हो ना, उसका पहला सेक्शन ये होता है, कोई भी एक्ट हो उसका पहला सेक्शन क्या होता है, वो उस एक्ट को डिफाइन करता है। क्या करता है? उस एक्ट को डिफाइन। जब आप प्रिलिमिनरी की बात करोगे ना, प्रिलिमिनरी में समझना यहाँ पर डेफिनेशन होंगी। क्या होगी? डेफिनेशन। मतलब जो भी टर्म इसमें, बड़ी बड़ी टर्म लाइक पब्लिक अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, एक्ट क्या है, इस सारे चीज को चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। जय किससे कि इसका सेक्शन 1 क्या है। मैंने सेक्शन 1 2 से स्टार्ट किया। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या होगा? वो होगा दिस एक्ट इज कॉल्ड एक्ट आरबीआई, सॉरी आरटीआई एक्ट। ये एक्ट क्या है? ये है आरटीआई एक्ट। जब ये एक्ट इसको खुद डिफाइन करेगा मैं आरटीआई एक्ट हूँ, तो कोई कल जाके कोई आपको नहीं कहेगा नहीं ये आरटीआई एक्ट नहीं है। आप कहोगे नहीं है, वो कहेगा कैसे कहोगे? सेक्शन 1 के हिसाब से। इसलिए प्रिलिमिनरी में आपको मेंशन किया जाता है पहले ये एक्ट क्या कहलाएगा, इस एक्ट का नाम क्या होगा। ठीक है। यहाँ पर जो सेक्शन फर्स्ट का सब सेक्शन 2 है, ये कहता है ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया को एक्सटेंड किया जाए, ये पूरे इंडिया पे अप्लाई किया जाएगा, एक्सेप्ट JNK में ये अप्लाई नहीं होगा। जब 2005 में इस एक्ट को पास किया गया, तब कहा गया ये जो एक्ट है, ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होगा, अप्लाई होगा, पूरे इंडिया पे ये एनफोर्स किया जाएगा। ठीक। लेकिन ये जो आपकी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा।
because of Article 370 we had our own constitution. But जब 2019 में यहाँ पर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की गई, तब ये एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स थे जिनको डिस्कार्ड किया गया था, बहुत सारे एक्ट्स थे जिनको रखा गया, और वहां पर एक एक्ट था जो हमारा अपना आरटीआई एक्ट था, उसको कैंसिल किया, उसको डिस्कार्ड किया गया। वहां पर आरटीआई एक्ट 2005 अब अप्लाई होता है। सो यहाँ पर अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन नाउ। एक ही एक्सेप्शन थी 2019 तक, वो थी जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी 2005 आरटीआई एक्ट अप्लाई होता है। सो यहाँ पर अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन है। जहाँ पर इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्शन खत्म यहाँ से। नेक्स्ट, सेक्शन 2, चैप्टर 1 का सेक्शन 2 यहाँ पर डेफिनेशंस आपको देता है। मैंने कहा ना, पहली प्रिलिमिनरी जब आप देखोगे तो डेफिनेशंस होंगी। यहाँ पर डिफाइन किया गया एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है मतलब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जिसको एस्टेब्लिश, कॉन्स्टिट्यूट या ओवन, कंट्रोल, फंड्स, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिस पब्लिक अथॉरिटी को या एस्टेब्लिश किया हो, या ओन कर रही हो, या फंड्स चाहे डायरेक्टली मिल रहे हो या इनडायरेक्टली मिल रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहे हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही हो, वो है आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पर इस पर गवर्नमेंट ऑफ यूटीआई भी आएगी। यूटी गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आती है, ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट भी आएगी। चाहे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो जिसको एस्टैब्लिश किया कर रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या इसने कॉन्स्टिट्यूट किया हो, या इसको ओन कर रही हो, या इसको कंट्रोल कर रही हो, या इसको फाइनेंस कर रही हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। नो, पब्लिक अथॉरिटी की बात मैंने पहले की थी। अभी पब्लिक अथॉरिटी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब हुआ कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो, यानी कि जिसकी बुनियाद रखी गई हो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या ये इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो, क्या हो, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो। जैसे कि आपने बहुत सारे कमीशन को पढ़ा होगा, आरबीआई कमीशन, ये जो ओबीसी कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन है ना, वो उनका मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो आपकी पब्लिक अथॉरिटी होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या किसी अदर लॉ से, स्टेट गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने, या चाहे पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटर ने कोई भी लॉ पास किया हो, फिर इस बॉडी को बनाया गया हो, जैसे कि आपका नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग, ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टैब्लिश की गई है। सो कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हो इसके बारे में, या कोई लॉ पास किया, उसको बनाने के लिए कोई लॉ पास किया है पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेशन ने, या किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाया हो इस चीज को, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एनजीओ भी आ सकती है अगर इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड मिलता है किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अगर एनजीओ को फंड मिल रहा है, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो है ये नॉन गवर्नमेंटल, लेकिन अगर इसको फंड मिल रहे हैं क्या, गवर्नमेंट से, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो मैंने पहले कहा, तो ये आपकी पब्लिक अथॉरिटी में कंसिडर की जाएगी, ये आपकी पब्लिक अथॉरिटी में कंसिडर की जाएगी। सो यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटी है ना, यहीं से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैंने कहा ना, जो इससे बाहर है अंडर लॉ, वहां से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। सो इन चीजों को मद्देनजर रखना है आप। अभी आप जाओगे, चलो मैं जाता हूँ अडानी के पास, भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, मुझे अडानी के पास जाओगे, भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, मुझे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। या घर में किसी कोई शॉपकीपर है आपके, बगल में कोई शॉपकीपर है, किराने की दुकान, भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों, मैंने आरटीआई एक्ट आज ही पढ़ा है। नहीं, वहां से वो पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता है, वहां से आप इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते हो। सो पब्लिक अथॉरिटी आपको यहाँ पर देखनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हो, या किसी लॉ से इसको किया गया हो, किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन से इसको बनाया गया हो, या कोई एनजीओ हो जिसको गवर्नमेंट से फंड्स मिल रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये है आपका चैप्टर 1। फिर है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 आफ्टर राइट टू इंफॉर्मेशन ऑब्लिगेशंस, यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज
आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटीज है, इनको क्या ऑब्लिगेशंस है, इनकी क्या ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशन मतलब इनकी क्या ड्यूटीज है पब्लिक अथॉरिटीज की। यहाँ पर सेक्शन 3 आपको कहता है जो भी सिटीजन है इंडिया का, एवरी सिटीजन, इंडिया का जो भी सिटीजन है, इसको राइट इंफॉर्मेशन, ये इसको हक है, इसको एक फंडामेंटल राइट है, ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। सेक्शन 3 आपको कहता है जो भी इंडिया का सिटीजन है, इसको एक फंडामेंटल राइट मिला है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके अंडर ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकते हैं मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, सो इनको इसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका सेक्शन 4 है, ये आपको कहता है जो पब्लिक अथॉरिटीज, इनका क्या काम है। अब चलो, आपको सिटीजन हो, आपको सिटीजन, आपको है राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। नाउ कल जाके आप कहोगे, जाओगे तहसील ऑफिस के पास, जी मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन है चाहिए, इस बारे में मुझे, वहां पर आपको कहेंगे हमारे पास तो नहीं है। यहाँ पर इसलिए सेक्शन 4 में डिस्कस किया गया ये जो पब्लिक अथॉरिटीज, इनकी ऑब्लिगेशन क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है, आरटीआई को लेकर इनकी ड्यूटीज क्या है। क्योंकि आप जाओगे, वो कहेगी मेरे पास तो नहीं है इंफॉर्मेशन, क्यों नहीं है, सो इसका पहला ही, इनकी पहली ऑब्लिगेशन है, इनको मेंटेन करना है रिकॉर्ड और ऑर्गेनाइज करना, जो भी रिकॉर्ड है ये इनको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर इनको इसको पब्लिश भी करना है, जो भी इसकी ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स होगी, फंक्शंस होंगी, पावर्स होंगे, सैलरी स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इसका क्या पावर है, इसकी क्या फंक्शन है, इसकी सैलरी कितनी है, ये इनको मेंटेन करके रखना है। ये इंफॉर्मेशन की को सारी पब्लिश करनी है, पूरी की पूरी, इसको अपनी वेबसाइट पे या अपने पास मेंटेन करना है। क्योंकि आप कल जाके यही इंफॉर्मेशन फिर ऑब्टेन करोगे। आप कहोगे सर अब ये भी तो रखना होगा जो इनकी पर्सनल होगी ना, पर्सनल नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं, जो ऑफिस के रिलेटेड होगी वो सारी चीजें, उनको डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो चीज़ इनकरेज करनी पड़ती है। सो यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटीज है, इनका क्या काम है, मेंटेन करना रिकॉर्ड, पब्लिश करना इस चीज़ को, और इस चीज़ को इनकरेज करना कि पब्लिक जो इंफॉर्मेशन है ये डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ पर अब है, क्योंकि देखो अब जो भी ऑफिस में आप जाओगे, वहां पर एक PIO होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जहाँ भी जो भी ऑफिस होगा, जो भी दफ्तर होगी, वहां पर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखा होगा, जिसको आरटीआई की, मतलब जो आरटीआई को देखेगा, जो आरटीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन, जो इस इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन, इनको देखेगा, इनको प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें होगी, इसके लिए होगी एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होंगे। क्या होंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये नए तरीके से कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती यहाँ पर इस चीज़ के लिए, ये जो आपका स्टाफ पड़ा होता है वहां पर, उन्हीं में से एक को अपॉइंट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ठीक। अब यहाँ पर जो सेक्शन 5 है, ये कहता है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, इनका डिजिग्नेशन क्या है, इनका रोल क्या है, इनका काम है ये जो आरटीआई रिक्वेस्ट, अब आपने आरटीआई रिक्वेस्ट की, अब आपने आरटीआई फाइल किया, क्या किया, आरटीआई फॉर्म आपने फाइल किया, फिल किया, और भेजा उस पब्लिक अथॉरिटी, उस ऑफिस के पास। वहां पर जब आप वहां पर जाओगे, वहां पर वो इंफॉर्मेशन, आपको वो फॉर्म पहुंचेगा, वहां पर अब रेस्पॉन्सिबिलिटी है PIO की, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, कि वो उस रिक्वेस्ट को देखे। रिक्वेस्ट आपने की, अब वो ऑफिस जाएगी, वहां पर काम है किसका, PIO का, उस रिक्वेस्ट को चेक करना। अगर आप उसके पास इंफॉर्मेशन है वहां पर, तो वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। अगर आपके पास उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी हायर अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन, तब इसका काम है आपको असिस्ट करे, एप्लीकेंट को असिस्ट करे। एप्लीकेंट ने क्या किया, एप्लीकेंट ने एक आरटीआई फिल की, वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी PIO के पास। PIO के पास इंफॉर्मेशन है, ये आपको प्रोवाइड करेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन जो इसके पास नहीं है, वो हायर अथॉरिटीज के पास है, तब इसको, इसका काम क्या है, आपकी रिक्वेस्ट, आपको असिस्ट करना, ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना इन हायर अथॉरिटीज के पास, और असिस्ट करना जो एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसका काम क्या होता है तीसरा, एक तो है ये, दूसरा ये,
तीसरा, आपको असिस्ट करना। ये जो आपके पीआईओज हैं उनको असिस्ट करना, उनका असिस्टेंट बनना, ठीक है, कहाँ पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ यहाँ पर सेक्शन 6, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, या प्रोसेस क्या है इस चीज़ के लिए, आपको आरटीआई करना है, इसका प्रोसेस क्या है वो भी यहाँ पर एक्ट में बताया गया। मतलब कैसे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इस चीज़ के लिए, आप रिटर्न भी दे सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकते हो, मतलब ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फी देना पड़ता है, ठीक है, एक्सेप्ट बीपीएल एप्लीकेंट। यहाँ पर अगर किसी और के पास इंफॉर्मेशन है, वहां से इंफॉर्मेशन, वहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीजें, मतलब आपको क्या करना है, कैसे आप, प्रोसेस क्या है, आप एक रिटन एप्लीकेशन दोगे, फी भरोगे, फिर जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी वहां से इंफॉर्मेशन मंगा मंगा सकते हैं आप, ठीक है। नाउ आपने आप आरटीआई फाइल की, नाउ अब कितना टाइम है, कितने टाइम में आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जब आपने आरटीआई, देखो अब आपने आरटीआई फाइल की, ठीक हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, अगर एक्ट में कहेंगे आपको आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने ये ऑब्जर्व किया, आपने ये राइट अपना एक्सरसाइज किया, आपने आरटीआई फाइल की, आपने आरटीआई फाइल की। अब ये तो डिपेंड रहेगा ना पीआईओ पे, वो कितने टाइम पे देगा। अगर ये एक्ट में मेंशन नहीं किया जाता, पीआईओ कहेगा हाँ मैं इसको दूंगा 10 साल के बाद, 10 साल की, इसका तो कोई तुक नहीं बना, फिर कोई मकसद नहीं बना। सो इसीलिए यहाँ पर सेक्शन 7 आपको कहता है नहीं, पीआईओ की मर्जी नहीं है, यहाँ पर पीआईओ की मर्जी नहीं है, पीआईओ को सिर्फ 30 डेज में, विद इन 30 डेज में इसको इंफॉर्मेशन आपको वापस सप्लाई करनी है। आपने आरटीआई फिल की, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये काम है किसका, पीआईओ को। लेकिन अगर कोई मैटर ऐसा है जो रिलेटेड टू आपकी लाइफ और लिबर्टी, किसी जन पर्सन की लाइफ है, लिबर्टी को लेकर है, तब आपको 48 घंटे में मिलनी चाहिए, विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर आपने किसी गलत ऑफिसर के हाथ में एप्लीकेशन दे दी, तब इसको एडिशनल 5 डेज आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको पास पीआईओ को देनी थी, वो किसी और को आपको दे दी, वो आपने किसी और को दे दी, तब इसको एडिशनल 5 डेज दोनों सूरतों में जा सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम के हैं, 30 डेज के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो 48 आवर्स में। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए आपका इतना इंपॉर्टेंट है, 3 बार इसको स्टार मार्क करो। एक ही पॉइंट है जहां पर आपको 3 बार स्टार मार्क करना है, वो है ये पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पर आपको इंफॉर्मेशन तो चाहिए, कहां से, पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। नाउ कौन कौन सी अथॉरिटी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं दे सकते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं दे सकते, कल जाके आपको कहेगा पीआईओ नहीं मैं आपको ये नहीं दे सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन, वो इस हर किसी इन्फॉर्मेशन को कहेगा मैं नहीं देख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं। एक तो है मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अगर कहीं पर नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी के क्वेश्चन है उस इंफॉर्मेशन को लेकर, तब वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं। ट्रेड सेक्रेटरीज होते हैं, मतलब कल जाके एक बिजनेस में ओपन करूंगा, मैं अनंतनाग डीसी के पास जाऊंगा, अपनी डिटेल सारी अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाऊंगा, वहां पर अपनी इसके बारे में मेंशन करूंगा, आप करोगे आरटीआई उसके बारे में, वो आपको नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी होगी, इंटरनेशनल इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट होता है ना, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी कोई होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन्वेंशन की, उसके बारे में तो नहीं बता सकते आप हर किसी को मैंने क्या किया, फिर क्या बना यहाँ पर, फिर तो हर कोई बना सकता है। पर्सनल प्राइवेसी, हाँ मैंने कहा ना पहले ही, किसी ऑफिसर की पर्सनल प्राइवेसी के बारे में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, मतलब इसके कितने बच्चे हैं, कहाँ रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें।
और कैबिनेट पेपर्स, जिनके पर कैबिनेट डिस्कशन चल रही है, अभी ये फाइनल नहीं हुए ये पेपर्स, इससे पहले जब ये फाइनल डिसीजन, जब इनका पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा, तब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। मतलब जैसे कि बजट होता है आपका, बजट होता है, बजट सेक्रेट होता है जब तक इसमें वोटिंग ना हो जाए। अगर आपको पहले ही बजट का पता चले, आप तो अपना बिजनेस उसी हिसाब से क्या करोगे, प्लान करोगे। सो यहाँ पर इसलिए बजट का इंफॉर्मेशन पहले आउट नहीं होता है, वो लास्ट में आउट होता है, ठीक है। ना यहाँ पर है आपका चैप्टर थर्ड, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेक्शन 12 कहता है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए, एक चीफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या होगा, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 तक, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 10 या उससे कम, 10 या उससे कम, 10 और लेस देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। एक आपके पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, किसमें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या क्या होगा, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, और फिर 10 तक, 10 या उससे कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। इनको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। देखो जब आप प्रेसिडेंट की बात करोगे ना, प्रेसिडेंट खुद कुछ नहीं करता है, क्योंकि टाइटुलर हेड होता है, क्या होता है, टाइटुलर हेड, टाइटुलर हेड। ये नॉमिनल हेड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नॉमिनल हेड, क्योंकि इसके पास रियल पावर नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में किसके पास रियल पावर होता है, पीएम के पास, ये एक रियल हेड है, पीएम होता है रियल हेड, ये होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये होता है हेड ऑफ। जब आप कहोगे ना प्रेसिडेंट ने कुछ किया, तब समझना आप प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा या कैबिनेट ने कहा होगा, जो भी यहाँ पर होगी, ठीक है। रिकमेंडेशन, मतलब जब आप कहोगे ना प्रेसिडेंट ने कुछ कहा, तो सोचना रिकमेंडेशन कहीं और से आई है। यहाँ पर सिर्फ इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसको रिकमेंड कौन करता है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को एक कमेटी रिकमेंड करेगी, रिकमेंड करेगी। यहाँ पर क्या है, एक कमेटी होगी, क्या होगी, कमेटी, ये रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, ये कुछ नाम देके देगी, ये एक नाम उठाएगी, जी हाँ प्रेसिडेंट साहब आप इसको अपॉइंट करिए। यहाँ पर बंदा है नंबर पर्सन ए बी, पर्सन ए बी। कमेटी कहेगी प्रेसिडेंट को, कमेटी क्या कहेगी, पर्सन ए बी है, इसी को आप अपॉइंट करो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक। इस कमेटी में कौन कौन है, इस कमेटी में आपका है, इसका चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर। ये कमेटी है, यहाँ पर 3 बंदे हैं इसके। वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द कमेटी विच अपॉइंट्स, विच रिकमेंड्स chief information commissioner or other information commissioner consists of how many members, it consists of 3 members। कौन कौन, एक तो हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर, जो इसका चेयरपर्सन होगा। फिर जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कहाँ पर, लोकसभा में, जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे कि आपका राहुल गांधी है आज, ठीक, वो इसका मेंबर होगा। और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यूनियन कैबिनेट, उसको कौन नॉमिनेट करेगा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी पसंद का एक कैबिनेट मिनिस्टर लाएगा, आप भी बैठो यहाँ पर। सो ये 3 मेंबर्स एक कमेटी बनाते हैं, फिर यही चूज करते हैं किसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना है हमें। वो नाम चूज करेंगे, फिर वो नाम जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट का क्या काम है, हाँ मैंने साइन किया इसको, इसको अपॉइंट करो आप, लेकिन एक्चुअली किसने किया है, इन तीनों ने, ठीक है। नाउ अब हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया, इसकी टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी। ये जो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं, नॉट रीअपॉइंट, मतलब जो एक बार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना, वो दूसरी बार आप इस कमीशन का ना मेंबर बन सकता है ना चीफ बन सकता है, सिर्फ एक ही टर्म, ओनली 1 टर्म, दूसरी टर्म इसको नहीं मिलेगी। टेन्योर कितना है इसकी, टेन्योर या टर्म, या तो 65 ईयर्स, जब तक इसकी एज 65 ईयर्स ना हो, या 5 साल तक, जो भी अर्लियर हो, जो भी सबसे पहले हो यहाँ पर, ठीक है।
सो ये जो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये कितनी देर तक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने बने रहेगा? या 5 साल तक, या तब तक जब तक इसकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए, जब तक इसकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक तो एलिजिबल, ये आप एलिजिबल नहीं। हाँ देखो, यहाँ पर दूसरी बात क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या है? इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी सिर्फ दूसरी बार अपॉइंट किया जा सकता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक बार अपॉइंट हुआ, अब ये दूसरी बार नहीं होगा, सेकंड टर्म इसको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये भी, इसको भी सेकंड टर्म नहीं मिलेगी। हाँ, ये सिर्फ अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का एक 5 साल का टर्म या 65 ईयर्स के बाद इसको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को इसका पीरियड खत्म हुआ, तो इसको अब, अगर, हाँ, अगर ये टाइम इस एज से नीचे है, 65 ईयर्स के नीचे है, तब इसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आप अपॉइंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपको दोबारा इसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जब ये ओथ लेते हैं तो किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। इनका ओथ एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसको रिमूव कौन कर सकता है? इसको सिर्फ रिमूव आप प्रेसिडेंट ही कर सकता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अगर आप रिमूव करना है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसके बेसिस पर? अगर मिसबिहेवियर किया है या इसकी इनकेपेसिटी है, ये कैपेसिटी में, मतलब ये काम नहीं कर पा रहा है, उतना कैपेबल नहीं है, तब जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। यही आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसी तरीके से आपकी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। चैप्टर 4, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यहां पर होगा आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। वहां पर आपके थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्लस 10 या उससे कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। यहाँ पर भी होगा आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 10 या उससे कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, यहाँ पर इनको करेगा गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर। ये ओथ किसके सामने उठाते थे? प्रेसिडेंट के सामने ओथ उठाते थे, ये गवर्नर के सामने ओथ उठाएंगे। सब कुछ सेम है। यहाँ पर जहां प्रेसिडेंट होगा तब यहाँ गवर्नर होगा। ठीक। वहां पर कमेटी थी, कमेटी में 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर कमेटी। वो रिकमेंड करती थी, वो रिकमेंड करती थी। वहां पर था प्राइम मिनिस्टर, उसका चेयरपर्सन। यहाँ पर होगा स्टेट में कौन सा? चीफ मिनिस्टर। वहां पर था लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, यहाँ पर होगा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर कैबिनेट का मिनिस्टर होगा, यहाँ पर भी कैबिनेट का मिनिस्टर होगा। जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, कैबिनेट होगी, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में उसका एक मेंबर होगा जिसको चूज करेगा सीएम। सो सेम है यहाँ पर, यहाँ पीएम, यहाँ सीएम, यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर प्रेसिडेंट, यहाँ पर गवर्नर। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है इसमें से। नो चैप्टर 5, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, अपील एंड पेनल्टीज। नाउ, आपने अपील की, पहली अपील आपने की, 30 डेज तक आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सेकंड अपील आपको करनी है कहाँ जाकर? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, या फॉर एग्जाम्पल आपने आपने आरटीएफ फिल की, ठीक है, किसके पास चली गई? पीआईओ के पास। अब आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो 30 दिनों में आपको किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाना, जो इस डिपार्टमेंट में कोई सीनियर ऑफिसर होगा उसके पास जाना है आपको 30 दिनों में। अगर वहां से फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो 90 डेज में आपको, विद इन 90 डेज इसके बाद आपको जाना है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इनको आपने अप्रोच करना है, अब मुझे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है। सेक्शन 20 कहता है आपका, अगर आपने आरटीआई फाइल की, अब आपको इंफॉर्मेशन, पीआईओ जो है इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो फिर सेक्शन 20 कहता है इसको पेनल्टी लगाओ। इसको पर डे
250 फाइन देना पड़ेगा। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, टाइम पीरियड 30 डेज था, अगर इसे नहीं दी तो हर रोज तब तक जब तक ये आपको इंफॉर्मेशन ना दे तब तक इसको पर डे 250 का फाइन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फाइन। मैक्सिमम अमाउंट कहां तक? 25,000 तक, 25,000 तक, 25,000 तक, मतलब 100 दिनों तक इसको फाइन कंटिन्यूसली चढ़ेगा। 100 दिनों तक इसको कंटिन्यूसली फाइन देना पड़ेगा। अगर कब देना पड़ेगा? जब इसने आपको रॉन्गफुल रिफ्यूजल किया हो, मतलब कहा मैं आपने आरटीआई फाइल की, पीआईओ ने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन दी, जानबूझकर इंफॉर्मेशन गलत दी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी, या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी, या कोई डिस्ट्रॉयड इंफॉर्मेशन दी, मतलब आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की बट ये आधी जली हुई है, आधी कटी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या है, या कहा मैं नहीं दूंगा, या इंफॉर्मेशन दी जानबूझकर गलत दी, तो तब इस पर एक पेनल्टी पड़ेगी 250 पर डे। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कहाँ तक? 25,000 तक, मतलब 100 दिनों तक इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आगे और कार्रवाइयाँ होंगी। फिर है यहाँ पर आपका चैप्टर 6 मिसलेनियस प्रोविजंस। इसमें सेक्शन 21 कहते हैं लीगल प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक सर्वेंट्स एक्टिंग गुड फेथ। हाँ, अब यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली है, पीआईओ ने कोई इंफॉर्मेशन किसी गुड फेथ में उसने किया था, किसी गुड फेथ में उसने किया था, ठीक है, तब इसको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, तब इसको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पर आरटीआई एक्ट इसको ये क्या, इट कैन सुपरसीड, मतलब ये कुछ एक्ट्स को, कुछ लॉज को ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइड इफेक्ट क्या है इसका? ओवरराइड इफेक्ट मतलब जहां पर देखो, यहाँ पर ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट है, यहाँ पर क्या है उसकी बात हो रही है, ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट, ये है 1928 का। इसके अंडर कहा गया है कि ऑफिशियल सेक्रेटरीज, मतलब जो ऑफिस रिकॉर्ड से ये एक सेक्रेट है, क्या है, इनको आप आउट नहीं कर सकते हो। लेकिन आरटीआई क्या कहता है? आरटीआई कहता है नहीं, आपको पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर अब यहाँ पर क्या है, चलो यहाँ पर ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट में कोई चीज है जो आपको सेक्रेट रखनी है, क्या रखनी है? सेक्रेट। लेकिन आरटीआई कहता है ना, यहाँ पर आप ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन इसके अंडर कहा गया है कि ये इंफॉर्मेशन क्या है? सेक्रेट। फिर क्या होगा तब? ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट या कोई एक्ट कहता है आपका इंफॉर्मेशन जो है से, आपको कल इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे गाँव में कितने राशन कार्ड्स हैं, ठीक है, कितने बीपीएल राशन कार्ड्स हैं, कितने एवाई राशन कार्ड्स हैं, कितने एपीएल राशन कार्ड्स हैं। चलो फॉर एग्जांपल मानते हैं, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट कहता है नहीं, ऑफिस जो है टीएसओ का ऑफिस है, वो इस चीज को पब्लिक नहीं, पब्लिसाइज नहीं कर सकता है। आरटीआई कहता है नहीं, टीएसओ को ये चीज पब्लिसाइज करनी पड़ेगी, इस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब किस एक्ट की बात मानेंगे? यहाँ पर आरटीआई एक्ट की बात चलेगी। इसलिए कहते हैं कि आरटीआई एक्ट क्या को क्या है? ओवरराइड इफेक्ट, मतलब ये बाकी एक्ट्स को ओवरराइड, उनको सुपरसीड कर सकता है। यहाँ पर आप कोर्ट्स, यहाँ पर जो आरटीआई ऑर्डर्स हैं, कोर्ट्स इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कोर्ट्स इनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या चीफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उनको भी कोर्ट्स की ही पावर जैसे होते हैं, ठीक है। नो एक्सेप्शन फ्रॉम सर्टेन एजेंसीज, ऊपर मैंने कहा था कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 24 आपको कहता है किस किस एजेंसी से, ऊपर जो मैंने कहा था ना वो थी सर्विसेज, किस सर्विस के बारे में, किस किस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा किस किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस किस पब्लिक अथॉरिटी से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, वहां पर आपको ये राइट नहीं है। आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनसे आप इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते तब तक ये कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन की या करप्शन की बात हो। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस हो या करप्शन का केस हो, तब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन यहाँ से मांग सकते हो। लेकिन उसके बगैर आप इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से इंफॉर्मेशन गेन नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेक्शन 25 है, ये कहता है, ये जो चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन
एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, हर साल बाद इनको एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ पर? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, उसमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कितनी रिक्वेस्ट हमारे पास आई, आउटकम क्या, किस रिक्वेस्ट, कितनी रिक्वेस्ट हमने फुलफिल की, आउटकम क्या निकला किस चीज़ का। ठीक है, और आरटीए इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी और इम्प्रूवमेंट्स में हमने क्या क्या मेजर्स इस साल उठाए, मतलब आरटीए को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए हमने कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर इस साल लिए हैं, उस चीज़ के बारे में इनको एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। सो ये आपका था आरटीए एक्ट, जो हमने आज इस लेक्चर में कंप्लीट किया। आज के लिए रखते हैं इतना ही। सो यहाँ पर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। सो अब आपको क्या करना है, खाली रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, और इस एक्ट को आप देखो, इसकी पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा, उसको एक दो बार पढ़ो। सो इस यहीं से आपको कंप्लीट होगा, आपको नोट्स बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के लिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कभी और, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।